हेलो फ्रेंड्स, खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी असिस्टेंट टैक्स ऑफिसर के एग्ज़ाम में कॉमर्स आपका पार्ट 2 है और उस पार्ट 2 में यूनिट नंबर 3 कंपनी अकाउंट है। इस कंपनी अकाउंट से संबंधित कुछ एमसीक्यूज़ हम लेकर आए हैं। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। निजी कंपनी के अधिकतम सदस्यों की संख्या कहाँ तक सीमित है? मतलब एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने हो सकते हैं? तो याद रखिए, निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या 200 हो सकती है और न्यूनतम सदस्य संख्या ये 2 होती है। तो याद रखिए, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो अधिकतम सदस्यों की संख्या बताई गई है वो 200 है। तो यहाँ पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या, मिनिमम मेंबर 2 होते हैं और अधिकतम कितने होते हैं? 200। तो ऐसा याद रखें, 2 और 200, 2 होते हैं मिनिमम और मैक्सिमम होते हैं 200। लेकिन ये किस में होते हैं? प्राइवेट कंपनी में होते हैं, याद रखिएगा। अब हम इसमें ही आपको पब्लिक कंपनी में भी कितने मेंबर हो सकते हैं, मिनिमम कितने और मैक्सिमम कितने, वो भी बताते हैं। तो एक पब्लिक कंपनी में यानी कि एक सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7 होती है। न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं पब्लिक कंपनी में? सार्वजनिक कंपनी में 7, और अधिकतम अंशों की संख्या के बराबर होती है या अंशों की संख्या तक हो सकती है, नंबर ऑफ़ शेयर्स तक हो सकती है। तो कोई उसमें लिमिट नहीं है, यानी कि लिमिट अगर है तो वो यहाँ तक है कि अंशों की संख्या के बराबर हो सकते हैं। तो फिर से रिपीट कर दें, निजी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में 2 और 200 है और सार्वजनिक कंपनी में 7 और अंशों की संख्या तक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, समतांशधारी होते हैं। समतांशधारी क्या होते हैं? तो समतांशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, ऑनर होते हैं। याद रखिए, समतांशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। कंपनी में पैसा लगाने वाले कोई और होते हैं और कंपनी को चलाने वाले कोई और होते हैं। कंपनी में जो पैसा लगाते हैं उनको अंशधारी कहते हैं और कंपनी के वास्तविक मालिक कौन होते हैं? समतांशधारी होते हैं। जबकि कंपनी को ऋण देने वाले ऋण पत्रधारी होते हैं, जो कि कंपनी के क्या होते हैं? लेनदार होते हैं। तो याद रखिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर ऑनर ऑफ द कंपनी। समतांशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं, ये बी हो जाएगा यहाँ आंसर। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी किया जाता है? एक कंपनी जब शेयर को इशू करती है प्रीमियम पर, तो किस धारा कौन सी धारा में ये परमिशन है कि वो प्रीमियम पर जारी कर सकती है? तो ये धारा 52 है, 52 है। कंपनीज एक्ट 2013 में 52 सेक्शन में ये व्यवस्था है कि वह कंपनी जो है वो प्रीमियम पर अंशों को जारी कर सकती है, प्रीमियम पर शेयर इशू कर सकती है। अब 53 धारा क्या है जो यहाँ दी गई है वो भी समझ लें। तो धारा 53 जो है वो अंशों को बट्टे पर जारी करने पर प्रतिबंध लगाती है। याद रखिए, अब अंशों को बट्टे पर जारी नहीं किया जा सकता। और क्यों नहीं जारी किया जा सकता? बट्टे पर जारी नहीं किया जा सकता, ये किस अधिनियम के अंतर्गत है? ये अधिनियम में किस धारा के अंतर्गत है? तो धारा 53। 52 क्या करती है? प्रीमियम पर अंशों को जारी करने के लिए परमिशन देती है। लेकिन 53 धारा जो है, 53 जो सेक्शन है, वो बट्टे पर जारी करने पर प्रतिबंध लगाती है। लेकिन धारा 154 भी है, 54 भी है। धारा 54 स्वेट इक्विटी शेयर को बट्टे पर जारी करने के लिए परमिट करती है। तो 53 धारा जो है वो प्रतिबंध लगाती है बट्टे पर जारी करने के लिए, और बट्टे पर जारी कर सकते हैं धारा 54 है वो स्वेट इक्विटी शेयर। जैसा कि आप जानते हैं, स्वेटिंग से बना है पसीना, और कंपनी में खून पसीना कौन लगाते हैं? कर्मचारी। तो कंपनियों के कर्मचारियों को अगर बट्टे पर अंश जारी किए जा सकते हैं तो ये धारा 54 बताती है कि उनको अंश बट्टे पर जारी किए जा सकते हैं। लेकिन बट्टे पर प्रतिबंध की धारा कौन सी है? 53। यहाँ आंसर 52 हो जाएगा। आप अच्छे समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अंश हरण खाते के शेष को चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, अंश हरण खाता मतलब होता है शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इसका बैलेंस तो पूंजी संचय खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, लेकिन
अगर पूंजी संचय खाते में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, यानी कि अंश को दोबारा रीइशू नहीं किया है, तो जिन अंशों को दोबारा रीइशू नहीं किया जाता, अंशों को पुनर्निर्गमित नहीं किया जाता, तो उनसे संबंधित जो शेष होता है वो आपके संचय एवं आधिक्य के अंतर्गत आता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अधिक अंतर्गत आता है। तो रिजर्व एंड सरप्लस बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अंशों का हरण किया जा सकता है। अंशों का हरण किया जा सकता है, तो अंशों का हरण कब किया जा सकता है? जब अंशधारी अपने अंशों पर देय याचना की रकम का भुगतान समय पर नहीं करते और 14 दिन का नोटिस उनको मिलता है, फिर भी वो इस मद का पेमेंट नहीं करते, तो मांगी गई राशि भुगतान न करने पर उनके अंशों को क्या किया जाता है? जब्त किया जाता है, उनका हरण किया जाता है। तो शेयर फोरफीचर तभी होता है जब ड्यू अमाउंट का क्या हो, नॉन पेमेंट हो जाए, मतलब कॉल मनी ड्यू हो और उसका पेमेंट ना मिले। इस तरह आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, दायित्वों की कुल राशि में सम्मिलित होता है। तो दायित्वों की टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटी साइड इंक्लूड्स, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। हम दायित्व पक्ष में अधिकृत पूंजी भी लिखते हैं, लेकिन उसको 2 लाइन से लिखकर बंद कर देते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल कंपनी की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखी जाती है, लेकिन उसको 2 लाइन से बंद कर देते हैं। कुल राशि में उसके टोटल को, कुल राशि में उसको शामिल नहीं करते। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा चुकता पूंजी। जो पूंजी अंशधारियों ने चुका दी है, याद रखिए, जो पूंजी अंशधारियों ने, शेयर होल्डर ने पे कर दी है, उसको हम पेड अप शेयर कैपिटल कहते हैं, और पेड अप शेयर कैपिटल ही लायबिलिटी साइड दिखाई जाती है टोटल अमाउंट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इसलिए याद रखिए। अच्छा, सी ऑप्शन में भी प्रार्थित पूंजी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, तो उसको भी हम बता देते हैं। जो पूंजी जनता ने ले ली है उसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब कैपिटल विच इज टेकन बाय शेयर होल्डर इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और इशूड कैपिटल आप जानते हैं, जनता में जो पूंजी निर्गमित कर दी जाती है, यानी अधिकृत पूंजी या ऑथराइज्ड कैपिटल का वो भाग जो जनता में निर्गमित कर दिया जाता है, उसे हम निर्गमित पूंजी कहते हैं। और निर्गमित पूंजी का वो भाग जो जनता द्वारा ले लिया गया है, उसको हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो भाग जो पब्लिक ने चुका दिया है, उसको हम पेड अप कैपिटल कहते हैं। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से अगर हम कॉल्स इन एरियर यानी अवशिष्ट याचना को घटा दें तो भी पेड अप कैपिटल आ जाती है। इस तरह 6वें क्वेश्चन का आंसर डी होगा, चुकता पूंजी यानी पेड अप कैपिटल। जो अंशधारी ने चुकाया है बस वही यहाँ लिखा जाएगा, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में अमाउंट वाले कॉलम में लिखा जाएगा। 7वां क्वेश्चन, अंशों का अधिमूल्य पर निर्गमन है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, शेयर को जब प्रीमियम पर इशू किया जाता है, जैसा आप जानते हैं 10 रुपये वाला शेयर 12 पर इशू कर दिया गया तो 2 रुपये क्या हो जाते हैं? प्रीमियम हो जाते हैं। तो ये पूछना है कि प्रीमियम क्या है? तो प्रीमियम पूंजीगत लाभ है, कैपिटल गेन है। आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि ये जब अंशों को 10 रुपये वाले अंशों को 2 रुपये प्रीमियम पर या 3 रुपये प्रीमियम पर या सम मूल्य से अधिक पर, पार वैल्यू से एक्सेस पर इशू किया जाता है तो उसको हम प्रीमियम कहते हैं। और प्रीमियम एक पूंजीगत लाभ है, प्रीमियम कंपनी के लिए एक्स्ट्रा एक गेन है, इसलिए इसको कैपिटल गेन कहते हैं। याद रखिए, व्यापार में सामान्य वस्तुएं बेचने से जो लाभ होता है वो जनरल प्रॉफिट होता है, वो ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट हो सकता है बिजनेस एक्टिविटी से, लेकिन शेयर के इशू पर मिलने वाला प्रीमियम एक कैपिटल प्रॉफिट है, एक कैपिटल गेन है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एक कंपनी जारी कर सकती है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है सिर्फ समतांश, दूसरा ऑप्शन दिया है सिर्फ पूर्वाधिकार अंश, और इसके बाद तीसरा ऑप्शन है समता एवं पूर्वाधिकार अंश। तो इसका आंसर सी हो जाएगा कि एक कंपनी अपने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत समता और पूर्वाधिकार मतलब इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों इशू कर सकती है। तो कंपनी को दोनों शेयर इशू करने का अधिकार है, तो आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद 9वां और आखिरी क्वेश्चन
क्वेश्चन है इस सेशन का, अधिकार अंश क्या है, राइट शेयर क्या होते हैं। तो याद रखिए राइट का मतलब होता है अधिकार। किस बात का अधिकार? अगर हमारे कंपनी के जो वर्तमान अंशधारी हैं, जो प्रेजेंट शेयर होल्डर हैं, उन शेयर होल्डर को फ्यूचर में शेयर परचेस करने के लिए पूर्वाधिकार दे दिया जाता है कि जब अगले बार अंश जारी होंगे तो हम आपको ही अंश पहले देंगे। इस बात की गारंटी देना, इस बात का प्रेफरेंस देना किस शेयर के अंतर्गत होता है, तो वो होता है राइट शेयर। तो राइट शेयर क्या होते हैं? वो अंश होते हैं जो वर्तमान अंशधारी को भविष्य में जारी किए जाने वाले अंशों को खरीदने का अधिकार देते हैं। मतलब फ्यूचर में जब क्या होगा, शेयर इशू किए जाएंगे तो हम वर्तमान अंशधारियों को प्राथमिकता देंगे। इस बात की प्राथमिकता मिलना उन्हें, इस बात का ये अधिकार होता है, गारंटी होती है। इसलिए राइट शेयर का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा कि वर्तमान अंशधारियों को राइट शेयर इशू किए जाते हैं और उन्हें इस बात का अधिकार दिया जाता है कि भविष्य में होने वाले अंश उनको सबसे पहले जारी किए जाएंगे। तो ये सेशन कैसा लगा आपको? आप इसमें लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही हम वीडियोस आगे भी आपके लिए लेकर आते जाएंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।